गहन वर्ल्ड में एक्टेड एज साइंस में करूँ आप सभी का ज्ञान सागर के मंच के माध्यम से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो पे हमने चर्चा करी थी सॉइल की, और सॉइल में मैंने आपको बताया था किस तरह से अलग अलग सॉइल पाई जाती है भारत में। हमने उसको क्लासिफाई कर रखा है और मैंने आपको ये भी बता रखा है जिस सॉइल की सबसे अच्छी फर्टिलिटी मानी जाती है, यहाँ पर हमारे जो मुख्य क्रॉप है वो ज़्यादातर होते हैं, जैसे राइस हो गया, राइट, व्हीट हो गया। इस तरह के ये जो सॉइल है ये हमारी अलूवियल सॉइल है और रनिंग वाटर के पास मिलती है अलूवियल सॉइल। आज वैसे ही हम कुछ बात करने वाले हैं कुछ लैंड फॉर्म्स की, राइट। तो यहाँ पर देखिए, आप सब पिक्चर को देख रहे हैं। यहाँ पर पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? हम कुछ देख रहे हैं, एक रिवर सोर्स होता है जहाँ से नदी निकलती है, और नदी जहाँ ओशन या सी या लेक से जब वो मिल जाती है तो उसमें हमें दिखता है वो रिवर माउथ होता है। तो सबसे पहले याद रखिए, जो रिवर का कोर्स होता है, पूरा कोर्स रिवर जो बहती है, तो स्टार्टिंग उसका जो सोर्स होता है उसको हम सोर्स ही कहते हैं, और जहाँ वो मिल जाती है उसका जो एंड पॉइंट है उसका माउथ कहते हैं, राइट। ये बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो रिवर लैंड फॉर्म्स में हम देखते हैं द प्लेस ऑफ ऑरिजिन जो है नदी का वो सोर्स कहलाता है, राइट। ये आप देख पा रहे हो, सोर्स कहलाता है। और द प्लेस वेयर इट जॉइंट, या तो ये किसी लेक से मिल जाती है, किसी सी से मिल जाती है, और किसी ओशन से जब मिलती है वहाँ हम इसको रिवर माउथ कहते हैं। तो जहाँ इसका एंड पॉइंट है नदी का, जहाँ ये मिक्सअप हो जाती है और अपनी आइडेंटिटी खो देती है, तो वहाँ पर उसका ये रिवर माउथ है, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, जो भी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी भारत की नदी है जिसको हम वर्जन नदी कहते हैं, ठीक है, वर्जन रिवर कहते हैं। वर्जन रिवर किस रिवर को कहा जाता है और इसी रिवर को वर्जन क्यों बोला जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फॉलिंग ऑफ रिवर वाटर ओवर अ वर्टिकल स्टेप इन द रिवर बेड इज कॉल्ड वाटरफॉल। अब देखिए, ये सिंपल सी बात है, वाटरफॉल आप जानते ही हैं। जैसे ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये स्टीप होता है, एकदम एकदम ढलान होती है इसमें, राइट। ये आपका क्या फॉर्म होता है? वाटरफॉल, जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं। अब वाटरफॉल का कुछ डेटा देखें, स्टैटिक डेटा। तो हाईएस्ट वाटरफॉल जो है एंजल फॉल है, वो वेनेजुएला पे पड़ता है। अच्छी तरह जानते हैं, वेनेजुएला आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, राइट। तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एंजल फॉल। और अगर मैं नायग्रा फॉल की बात करूँ, जो आपको पता ही है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में आता है आपका, कनाडा और यूएसए का बॉर्डर, जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो नायग्रा फॉल कहाँ पर है? बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। और एक आपका विक्टोरिया फॉल्स भी है, जो आपका कहीं ना कहीं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दिखेगा, जो एक बॉर्डर है जाम्बिया और जिम्बाब्वे का, वहाँ पर आपको दिखाई देता है, राइट। तो ये चीज़ याद रखना है आप लोगों ने, ये फॉल्स के नाम याद रखना है। एंजल फॉल कहाँ पर है, नायग्रा फॉल कहाँ पर है, विक्टोरिया फॉल कहाँ पर है, और हो सके तो कॉन्टिनेंट को याद रखिए। नायग्रा फॉल में क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एंजल फॉल। आगे देखते हैं, हम डेल्टा की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है डेल्टा, ठीक है, एक तरह का ट्राइंगुलर शेप है, ये आपका कहलाता है डेल्टा, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारा का सारा सिल्ट का डिपोजिशन हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जितना भी आपके अपने साथ जो रेत लाती है उसको यहाँ डिपॉजिट कर देती है। तो देखिए डिपोजिशन कितना बढ़ता जा रहा है, राइट। यानी कि आप जब इस एरिया में उतरेंगे तो आप ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे 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 आप अंदर जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये डिपोजिशन हो जाता है, राइट। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए अगर मैं डेल्टा की बात करूँ, कभी भी आप इंडिया को ऑब्जर्व करेंगे, खासकर पेनिनसुलर इंडिया को ऑब्जर्व करेंगे, कभी भी आप पेनिनसुलर इंडिया को ऑब्जर्व करेंगे तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं, 80% जो रिवर है वो हमारी किस तरफ ड्रेन होती है? इस तरफ होती है। 80% नदियाँ तो हमारी इस तरफ ड्रेन होती हैं, और कुछ नदियाँ हैं अबाउट 20% जो है वो यहाँ ड्रेन होती है। जैसे नर्मदा तापी हमारी कहाँ ड्रेन होती है? नर्मदा तापी ये हमारी ड्रेन होती है अरेबियन सी पे। अन्यथा बाकी नदियाँ जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जैसे कृष्णा है, क्योंकि कावेरी, ये सब आपकी कहाँ ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर ज़्यादातर जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, यानी कि ईस्ट वाला एरिया है, अगर मैं इसका एंगल, ये जो हम देख रहे हैं इसको ऊपर से हम देख रहे हैं, ऊपर से अगर मैं इसको समझ लिए, इस यहाँ पर मैं एक शिप है, शिप में मैं हूँ और मैं इंडिया को देख रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन करें शिप में इंडिया को देख रहे हैं, तो हमें कुछ इसका पोजिशन कुछ ऐसा देखते हैं। ये हो गया अरेबियन सी वाला हिस्सा, ए मतलब अरेबियन, और ये हो गया बी मतलब बे ऑफ बंगाल वाला। तो आपको झुकाव किस तरफ दिख रहा है? बे ऑफ बंगाल की तरफ दिख रहा है, राइट। एक बार मैं आपको बना देता हूँ, इस तरह से इंडिया का आपको झुकाव दिखेगा, राइट। ये हो गया अरेबियन सी वाला साइड, और ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल वाला साइड। यानी कि इसको आप वेस्ट कह सकते हैं, इसको आप ईस्ट कह सकते हैं, राइट। तो झुकाव ज़्यादा इधर है ज़्यादातर, तो ऑब्वियसली इसीलिए मैंने कहा मोस्ट ऑफ द रिवर्स, लगभग 80% नदियाँ हमारी किस तरफ ट्रेन होती हैं? बे ऑफ बंगाल में ट्रेन होती है, राइट। इधर झुकाव है, तो वो झुकाव होने के कारण ज़्यादातर नदियाँ क्या करती हैं कि अपने साथ जो सिल्ट है उसको यहाँ डिपॉजिट करती है। क्यों?
क्योंकि ऐसा है कि समुद्र का पानी जो लहरें हैं वो ऐसा तो नहीं है कि ग्रेविटी पुल जो है उसके अगेंस्ट काम कर रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी पानी जो है वो चढ़ाई यानी कि चढ़ाई में नहीं जा सकता, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा क्या करती है, पुल करती है, और वो ढलान से जुड़ी हुई होती है, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट में यहाँ ढलान में रखूंगा तो नीचे जाएगा, राइट। इसीलिए इस साइड क्या होता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या होता है कि टाइड्स होते हैं, तो इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि वो सिल्ट जमा ना होने दे, सिल्ट जमा ना होने दे। इसीलिए ज्यादातर जो नदियां हैं अपने साथ जो भी वो सिल्ट लेके आती है, सिल्ट मतलब जो चूरा होता है, जो एक तरह से रेत समझ लीजिए आप, पत्थरों को काट काट के जो लाती है उसको यहाँ डिपॉजिट करती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द डेल्टास हमें किस साइड दिखते हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ। यहाँ पर नहीं दिखता है क्योंकि यहाँ पर एस्चुरीज बनती हैं। एस्चुरीज क्या होता है, जहां पर समुद्र का पानी हमारी जो मेन लैंड है उसके अंदर घुसता है, जहां पर एक मीठा पानी और समुद्र का पानी आपस में मिलता है, यानी कि इस वाटर को, जहां पर सॉल्टी वाटर, समुद्र का सॉल्टी वाटर और जो नदियों का मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है, वो जब मिलता है तो ब्रैकिश वाटर बनता है, ब्रैकिश वाटर। तो एक तरह की लेक दिखेगी आपको लेक भी दिख सकती है, लगून भी दिख सकती है। अब लेक क्या होता है, लगून क्या होता है, मैं बताऊंगा। तो ये एस्चुरीज लेक का भी रूप ले सकती है और लगून का भी रूप ले सकती है। ज्यादातर एस्चुरीज आपकी वेस्ट की तरफ बनती है, राइट। तो मैं उम्मीद है मैं समझा पाऊंगा कि अगर इन जनरल बात करें तो मोस्ट ऑफ द डेल्टास किस तरफ बनते हैं, ईस्ट की तरफ, यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ, और जो एस्चुरीज आपकी बनती हैं वो किस तरफ बनती हैं, वेस्ट की तरफ, यानी कि अरेबियन सी की तरफ। तो इसीलिए आपने देखा होगा जैसे कावेरी का डेल्टा हो गया, गैंजेस डेल्टा हो गया, मिसिसिपी, ये मिसिसिपी तो आपका भारत में नहीं है, राइट। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि मिसिसिपी डेल्टा कहाँ बनता है, राइट। तो ज्यादातर कावेरी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, या गैंजेस, ठीक है, दोनों ही पवित्र नदियां हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की। तो दोनों का डेल्टा किस साइड बनता है, ऑब्वियसली मैंने अभी बताया आपको, डेल्टा बनेगा तो बे ऑफ बंगाल की तरफ बनेगा, तो दोनों का डेल्टा किस तरफ बनता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ बनता है, राइट। आगे हम बात करेंगे फ्लड प्लेन्स की, ठीक है। देखिए फ्लड प्लेन्स क्या होता है, फ्लड प्लेन्स ही हैं जो मैंने आपको ज्यादातर कल जो मैंने आपको स्लाइड पढ़ाई थी अबाउट दी अलुवियल सॉइल, राइट। अलुवियल सॉइल में मैंने बताया था आपको किस तरह नदियां अपने साथ क्या लेके आती हैं, जो पत्थरों को काटकर मिट्टी लाती है, राइट। जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहां से नदी आ रही है, काफी अच्छी वेलोसिटी है ढलान के कारण, तो काफी अच्छा फोर्स है इसके पास वेलोसिटी के कारण, तो बड़े बड़े पत्थरों को ले आती है। फिर यह भाबर जो हमारा एरिया है, ये वाला एडजॉइनिंग एरिया जो एक हिली एरिया, और तराई, ये आपका हिली एरिया है, ये आपका तराई एरिया है, यहां से तराई एरिया मान लेते हैं। तो ये एडजॉइनिंग एरिया है, इसको हम भाबर कहते हैं, राइट, भाबर कहते हैं, ठीक है। तो भाबर में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि अब नदी के पास इतना ढलान है नहीं, अगर ढलान नहीं होगी तो नदी की वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, तो बड़े बड़े पत्थर को कैरी नहीं कर पाती है, तो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। और बड़े बड़े पत्थर जब साथ इकट्ठा होंगे तो ऑब्वियसली उनके बीच गैप होगा, राइट, गैप होगा। तो यहाँ से इसीलिए मैंने कहा था कि ज्यादातर नदियां जो हैं वो भाबर में विलुप्त हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, राइट, क्योंकि वो अंडरग्राउंड चली जाती हैं, फिर इवेंचुअली वो तराई में दिखाई देती हैं, तराई में फैलती हैं, राइट, तराई में फैलती हैं। अब तराई में तो जो स्लोप है और जेंटल हो गया है, स्लोप और कम हो गया, तो यहाँ पर नदी की वेलोसिटी ना के बराबर है, इसलिए नदी का पानी यहाँ फैल भी जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, वो मिट्टी इकट्ठा करने लग जाते हैं, जो अपने साथ महीन मिट्टी लाए होते हैं, ठीक है, उसको इकट्ठा करने लग जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक प्लेन बनने लगता है। और यहाँ पर नदियां क्या है, फैलने लगती हैं, नदियां यहाँ फैल जाती हैं, क्योंकि जो नदी विलुप्त हुई है भाबर में वो तराई में दिखने लगती है। तो बाढ़, अब क्या होता है आपको पता ही है, उत्तरी भारत में मानसून का भी समय है, तो मानसून में यही नदियां बाढ़ लेके आती हैं, और एक सीजन के बाद जब मानसून खत्म हो जाएगा तो वो उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, वाटर का वॉल्यूम कम हो जाएगा इन नदियों में, बिकॉज ऑफ मानसून खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो बाढ़ के द्वारा वो मिट्टी लाई है, इस मिट्टी को यहाँ इकट्ठा कर दिया जाएगा, तो इसी को हम प्लेन्स कहते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। तो आप समझ पाए होंगे ज्यादातर फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो अलुवियल सॉइल के बने होते हैं, ठीक है, अलुवियल सॉइल, तो यही आपका फ्लड प्लेन्स। और फ्लड प्लेन्स बनने का कारण ही नदियां हैं, तो ऑब्वियसली ये हमेशा नदी के पास होंगे, तो इसलिए लिखा है लैंड एडजेसेंट टू अ रिवर, राइट। तो ये देखिए अब लिखा हुआ, ठीक है, ऑब्वियसली नदी के कारण ही ये बन रहा है, तो नदी के आसपास ही होंगे। और नदी और मानसून कह सकते हैं, सीजन की वजह से भी है, क्योंकि बाढ़ आने का मतलब ये है कि नदियों का जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ रहा है, तो बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द सीजन दैट इज मानसून, राइट। और बड़ी अच्छी चर्चा करेंगे मानसून में भी जब मैं आपको ट्रीटमेंट्स पढ़ाऊंगा, राइट। अच्छा, ये हो गया हमारा, आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ही मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फ्लड प्लेन्स मैंने बताया था, ये नदियों की वजह से डिपॉजिट हो जाता है, फ्लड प्लेन्स हो गए ये एरिया। अब यहाँ पर आपको एक ऑक्सबो लेक दिख रहा है। ऑक्सबो लेक क्या है, देखिए इस शेप की वजह से इसको ऑक्सबो बोला जाता है, क्रेसेंट शेप है ना ये, शेप की वजह से ऑक्सबो लेक। अब होता क्या है, इसको जरा मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखिए बहुत आसान होता है, हर चीज बहुत आसान होती है, बस ध्यान से समझना है। देखिए आपको पता है नदी जो होती है वो मेंडरिंग करती है, मेंडरिंग का मतलब इस तरह से होता है,
जैसे स्नेक चलता है ना, वो मीएंडरिंग करता है। अब क्वेश्चन है कि सर ये मीएंडरिंग क्यों होती है ना, क्वेश्चन है सर ये मीएंडरिंग क्यों होती है। देखिए मीएंडरिंग होने के बहुत कारण है, तो उनमें से एक कारण मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे जो फौना है, फौना मतलब जीव जंतु जो होते हैं, जो बिल बनाते हैं, बिल बनाते हैं मतलब वो अंडरग्राउंड रहते हैं, जैसे पिग हो गया, ठीक है, जैसे चूहे हो गए, ये सब क्या बनाते हैं, बिल बनाते हैं। अब क्या होता है देखिए, अब ये मानते हैं ये नदी है, ठीक है, स्टार्टिंग में नदी हमेशा ऐसी रहेगी, तो मानते हैं यहां पर कोई जानवर है, एक्स वाई जी, कोई भी जानवर हो सकता है जो बिल बना के रहता है, जो अंडरग्राउंड रहता है, तो उसने यहाँ पर कुछ मिट्टी को खोद दिया है, ये मिट्टी को इसने खोद दिया, यहाँ पर अपना उसने एक टनल जैसा बना दिया, ये अब टनल समझ लीजिए, ठीक है, टनल, ठीक है। अब बहुत से जानवर ग्रुप में रहते हैं, तो एक जानवर ने यहाँ टनल बनाया, एक जानवर ने थोड़ा इसके करीब टनल बना दिया, और इसने यहाँ टनल बना दिया, ठीक है। अब इवेंचुअली क्या होगा, ये टनल बनाने की वजह से ये वाली जो मिट्टी है ये कमजोर पड़ जाएगी, राइट। और नदी जो है, नदी का मतलब ही हो गया कि मूविंग वाटर, यहाँ पर मूविंग वाटर है तो उसमें हमेशा वेलोसिटी है, और अगर जिस चीज में वेलोसिटी होती है उसमें फोर्स तो होगी ऑब्वियसली, राइट। तो निरंतर बल के कारण, रेगुलर फोर्स के कारण क्या होने वाला है कि आगे चल के इसका शेप क्या बनने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका शेप कैसा बनेगा। अब ये आगे चल के नदी इसको काट देगी, अंदर तक काट देगी, ये देखिए पानी अंदर घुस जाएगा, तो पानी कुछ इस तरह से घुस जाएगा, ठीक है, ये पानी यहाँ घुस गया। अब आपको बताइए है, पानी ऐसे से जो भी पानी आएगा वो ऐसे टर्न करेगा, ठीक है, यहां से अंदर जाएगा, ठीक है, यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, इवेंचुअली फोर्स जनरेट होगा और वो इसको यहां पर भी काट देगा, क्योंकि फोर्स हो रहा ना, इसीलिए हम कहते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसकी वजह से यहां भी बन जाएगा, क्योंकि फोर्स जनरेट हो रहा ना, ये देखिए, जैसे आपने पढ़ाई होगा सेंट्रीपिगल, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, अब इसकी वजह से, यानी कि ये कॉज है, तो इस कॉज का ये इफेक्ट है, यानी कि ये कारण बना है, ठीक है, ये उसका परिणाम बना है, फिर इवेंचुअली ये अपने आप में कॉज बन जाएगा, किसके लिए, इसके इफेक्ट के लिए, यहां पर परिणाम आएगा। तो इवेंचुअली हमें क्या दिखता है, इस तरह से मीएंडरिंग दिखती है नदी की, क्या होती है, इस तरह से मीएंडरिंग हो जाती है। मुझे उम्मीद आप समझ पाए होंगे, और भी कारण होते हैं इसके, पर मैंने एक जो कारण बताया है ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कारण है नदी के मीएंडरिंग करने का। तो यानी कि क्या होगा, जितनी मीएंडरिंग होगी, अब ऐसा भी तो हो सकता है आगे चल के, जैसे यहाँ पर अब ये जो जानवर है ना, वो अब थोड़ा पीछे बनाएगा टनल, थोड़ा पीछे बनाएगा, तो मीएंडरिंग और बढ़ जाएगी, मीएंडरिंग और बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली जानवर नदी के पास तो नहीं बनाएगा ना, रहेगा नदी के पास, पर वो नदी के करीब करीब ही टनल बनाता रहेगा, तो वो मीएंडरिंग बढ़ती जाती है। अब देखिए एक कंडीशन मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कंडीशन, नदी ऐसे मीएंडरिंग कर रही है, इवेंचुअली ये मीएंडरिंग बढ़ती जा रही, देखिए मीएंडरिंग ऐसी हो गई है बहुत, अब देख रहे होंगे काफी स्टीप मीएंडरिंग हो गया। अब इवेंचुअली हमें दिख रहा है कि मीएंडरिंग इतनी खतरनाक हो गई है कि एक पोर्शन बाहर आ गया, एक पोर्शन बाहर आ गया और यहां पर मिट्टी जमा हो गई। तो ये जो बाहर आ जाता है मीएंडरिंग, इसी को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, बहुत से लोग पूछते हैं ऑक्सबो लेक में पानी कहां से आ गया, ये नदी वाला पानी है, ठीक है, नदी वाला पानी है जो इसमें आ गया है। अब क्वेश्चन है कि फिर ये पानी तो, अब इसको कोई नया पानी तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि अब रनिंग वाटर में नहीं है, तो अभी भी पानी कहां से आ रहा है। तो आप ज्यादातर देखेंगे ऐसे एरिया है जहां पर काफी मानसून होता है, तो इसमें पानी अपने आप मानसून के दौरान भर जाता है, ठीक है, तो एक लेक बन जाती है। अब लेक का मतलब ही है इसमें पानी काफी है, इतना पानी नहीं है, मतलब माफ कीजिएगा, इतना कम पानी नहीं है कि इवेपोरेशन में सारा पानी खत्म हो गया, क्योंकि हर जून के आसपास, हर जून, एवरी जून मानसून आने वाला है, तो इसके पास इतना पानी तो हो जाता है कि ये 12 महीने तक ये पानी को सेव कर पाए, राइट। ये बात अपने याद रखनी है। तो आप समझ गए होंगे, अब आप देख लिया होगा कि ये है आपका ऑक्सबो लेक। तो क्या समझे आप, कभी ये जो ऑक्सबो लेक है वो इसका पार्ट हुआ होगा, ठीक है, तो ये कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान देनी है। और ये नदी के चारों तरफ जो इस तरह से उठा हुआ भाग हो जाता है ना, ये, इसको हम लेवी बोलते हैं, लेवीज, आपको दिख रहा होगा लेवीज, देखिए। और ये लास्ट में नदी जो है यहाँ पर है ना, अपने साथ सिल्ट वेल्ट लाती है, ये देखिए सिल्ट, सैंड, एल्यूमिनियम, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, जितना हमारा स्लोप कम होता रहेगा, नदी की वेलोसिटी कम होती रहेगी, और नदी की जब वेलोसिटी कम होती रहेगी तो नदी का फोर्स भी कम होता रहेगा, और वो इस कारण जितनी मिट्टी भारी होगी, यानी कि उसका साइज बड़ा होगा, उसको ड्रॉप करती जाएगी, और अंत में वो ऐसी मिट्टी को ले जाएगी जिसमें उसको ज्यादा लोड नहीं पड़ता है, यानी कि जो महीन बिल्कुल रेते जैसी मिट्टी होती है, राइट। इसीलिए डेल्टा की तरफ आपको क्या दिखता है, एक रेता टाइप का दिखता है, ठीक है। डेल्टा कभी भी आप जाएंगे तो वहां पर महीन मिट्टी होगी।
तो मुझे समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे लेवी क्या है, लेवीज क्या है। ठीक है, ये एक डेपोजिशन ही है जो थोड़े ऊपर हो गया। अभी मैं जब आपको खादर भांगर पढ़ाऊंगा तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो टेक्निकली इसको लेवीज कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, जो नदी के एकदम जुड़े हुआ पार्ट होता है। ठीक है, तो यही एक बॉर्डर का काम भी करता है लेवीज, जो इस पानी को यहाँ नहीं आने देता है, फ्लड प्लेन्स में नहीं आने देता है। राइट, हालांकि जब बाढ़ आएगी तो फिर आ ही जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑक्सबो लेक मैंने बताई दी आपको। राइट, जो नदी मिएंडरिंग करती है उसकी वजह से ऑक्सबो लेक बनता है। राइट, नदी जो मिएंडरिंग करती है, अगर मैं कह रहा हूं नदी मिएंडरिंग करना छोड़ दे, नदी मिएंडरिंग नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली ऑक्सबो लेक भी नहीं बनेगा। राइट, ये लिखा भी है, मिएंडर इज कट ऑफ, ये कट गया है इससे। ठीक है, और ये कैसा रिजेंबल करता है, क्रिश्चियन शेप करता है, या हॉर्स के शू जैसा होता है। हॉर्स का शू होता है ना, जो हॉर्स के नाल हम लगाते हैं, तो वैसे ये देखिए, इसीलिए इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। अब ग्लेशियर की बात करते हैं। देखिए ये सब ग्लेशियर है। ग्लेशियर होता क्या है, एक बहुत बड़ा आइस का मास है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और ये मूव करता है। क्योंकि मूव करेगा ही, क्योंकि बहुत बड़ा आइस का मास है, और अगर इसे हीट मिलेगी तो ऑब्वियसली ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, है ना। बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, उसे हीट मिलेगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, तो इस वजह से वो क्या होता है, हल्का हल्का मूव भी करता है। ठीक है, ग्लेशियर मूव करते हैं। राइट, तरलता मिलती है। तरलता जहां भी होगी, आप अगर आप चल रहे हैं, मैं नीचे आपके ऑयल डाल दूं तो आपको पता है ना कि आप फिसल सकते हैं। राइट, तो इसीलिए ग्लेशियर जो होते हैं एक ह्यूज मास बॉडी होते हैं आइस के, और ये मूव करते हैं। मूव क्यों करते हैं, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर में हैं तो गर्मी है ही, तो वो धीरे धीरे मेल्ट भी तो होगा, तो मेल्ट की वजह से एक फिसलन बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है अ लार्ज बॉडी ऑफ आइस मूविंग स्लोली डाउन। अब स्लोलिंग डाउन ही होगा, अब तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल हमेशा डाउन की तरफ होता है। ठीक है, डाउन अ स्लोप और वैली ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्लेशियर। अब आप ग्लेशियर समझ गए होंगे। राइट, जैसे ये ग्लेशियर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ ग्लेशियर्स होते हैं। राइट, अब कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर की बात करूं, देखिए ये वाला है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, जिसे आपने आर्कटिक सुना होगा, है ना। नॉर्थ की तरफ आपका आर्कटिक है, साउथ की तरफ एंटार्क्टिक है, तो ये सब आपका क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स होते हैं। जैसे अंटार्कटिका दिया है, ग्रीनलैंड दिया है। राइट, अब वैसे ही अगर माउंटेन ग्लेशियर की बात की जाए या वैली ग्लेशियर, ये हमेशा एक एल्टीट्यूड में होते हैं। ठीक है, आप एल्टीट्यूड में है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये बड़ी बड़े माउंटेन्स हैं, यहाँ पर बीच में ये जो ग्लेशियर फंसे हुए हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हाइट में है तो मूव भी करेंगे। तो ऐसे अगर ये वैली में है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वैली, देखिए ये वाला पिक्चर देखिए, ये वैली में है तो बीच में है तो वैली ग्लेशियर हो गया। ठीक है, और ऐसे जो चारों तरफ से फंस जाता है उसको सिर्क ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, जो चारों तरफ से फंस जाता है, मूवमेंट इसका भी होगा, ऐसा मत समझिए कि मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि मेल्ट तो करेगा। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि सर ये तो मेल्ट ही नहीं, माफ कीजिएगा, ये तो मूव ही नहीं करेगा। अरे मूव क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो मेल्ट भी तो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें मूवमेंट होगा, कम तो होगा, मूवमेंट तो होगा उसमें। ठीक है, और वैसे ही आपका जो ये आपको दिख रहा है ना इस तरह से, ये देखिए जो आपका ये पिडमोंट ग्लेशियर है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सीधे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये तो सीधे अंदर, इसमें ओपननेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्यादातर क्या दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो आपका ये वैली ग्लेशियर है, इसी का बड़ा रूप आपका क्या होता है, पिडमोंट ग्लेशियर। इनको समझने का सिंपल सा तरीका होता है, क्योंकि आप देखिए वैली ग्लेशियर और पिडमोंट ग्लेशियर दिखते तो एक से, पर ये यहाँ पर आप देखिएगा ये कंपैरेटिवली काफी बड़ा होता है ये भी वैली इनिशियल स्टेज में, ये वैली के अंदर ही है। देखिए पिडमोंट जो है इनिशियल स्टेज में वैली के अंदर ही है। अब देखिए वैली ग्लेशियर को कल ये चट्टान मानते हैं इरोड हो गई, यहाँ से निकल गई है, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिडमोंट ग्लेशियर पे। राइट, तो आइए देखते हैं, जैसे माउंटेन और वैली ग्लेशियर है। ठीक है, ये फ्लो करता है वैली के साथ साथ, और यूजुअली फ्लो फॉर्मर रिवर कोर्सेस, और ज्यादातर ये जो वैली ग्लेशियर है ये वाला, ये ज्यादातर वहां फ्लो करता है जहां पर ऑलरेडी रास्ता बनाया गया है, क्योंकि रास्ता हमेशा नदियां बनाती हैं, तो जहां जहां नदियों ने रास्ता बनाया होता है वहीं ये मूव करता है। ठीक है, जैसे हिमालयाज हो गया एंड दी आप्स हो गया। ठीक है, अब आपने फिर मुझे बताना है ये जो आप्स माउंटेन है ये कहां पर है। ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में। देखिए पार्टिसिपेट करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ठीक है, तभी मजा आता है। आगे देखते हैं, कोस्ट की बात करते हैं। कोस्ट तो आप जानते होंगे। ठीक है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं आपके, यानी कि ये जैसे आपकी वाटर बॉडी है, इसको सी या ओशन मान लीजिए, वैसे सी होगा, क्योंकि याद रखिएगा ओशन तो, क्योंकि सी और ओशन में क्या डिफरेंस होता है, जहां पर लैंड होता है, ये इतना पार्ट आपको लैंड दिख रहा है, और लैंड से जो ओशन का पार्ट छूता है, ओशन का पार्ट छूता है, उसको हम सी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सी और ओशन में ये डिफरेंस होता है कि ओशन का जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो कंपैरेटिवली सी से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि सी में जो होता है फ्रेश वाटर जो है वो ड्रेन होती है, फ्रेश वाटर, तो ऑब्वियसली इसका जो सॉल्टी वाटर है उसके साथ अगर फ्रेश वाटर ज्वाइन कर रही है तो कोई मिक्सचर हो रहा है, इस मिक्सचर की वजह से सॉल्ट थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है कंपैरेटिवली ओशन के। तो मैंने क्या बोला आपको कि कोस्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये हो गया आपका लैंड बाउंड्री हो गया, इतना आप देख रहे होंगे लैंड दिख रहा है आपको ये, और ये हो गया आपका वाटर बॉडी, ये हो गया आपका वाटर बॉडी जिसे हम सी बोलेंगे। तो इसके बीच का जो बफर जोन है,
ये जो बफर जोन है इसी को हम कहते हैं कोस्ट या कोस्ट लाइन। देखिए ये भी आपकी कोस्ट लाइन है, यहाँ पर लाइन बनी है ना, तो कोस्ट लाइन कहते हैं इसे, ठीक है। तो हमेशा ये जो एरिया है, जो आपका कोस्ट वाला तटीय क्षेत्र है, ये हमेशा किसके करीब होगा? ये हमेशा सी के करीब होगा, समुद्र के करीब होगा, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए, है ना, क्योंकि ज्योग्राफी में मेरा मानना है पिक्चर देख के आपने अपनी थ्योरी बनानी चाहिए, क्योंकि कभी थ्योरी पढ़ के हमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पिक्चर भी साथ में अटैच करूँ, ठीक है। आगे क्या है? द बाउंड्री ऑफ कोस्ट वेयर लैंड मीट्स वाटर। देखिए लैंड मीट्स वाटर, ये वाला ये होता है कोस्ट लाइन। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर इस वाले को सोचते हैं ये है कोस्ट लाइन, नहीं, कोस्ट लाइन में कोस्ट आएगा, ये है फाइनल पॉइंट मीटिंग का, तो इससे हम कहते हैं कोस्ट लाइन, राइट। यानी कि आपके जो बीचेस होते हैं वो कोस्ट लाइन के इनवर्ट्स की तरफ होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे बन जाते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है कि नदी भी अपने साथ लाती है और सी में टाइड्स होते हैं, आपको पता ही है, वेव्स होते हैं, राइट। तो वो यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या बनते हैं? सैंड डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब भी आप जाएंगे तो आपको रेतीला दिखेगा, ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं कॉमर्शियली जब हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो इसको हम बीचेस बोल देते हैं, बीचेस। और बीचेस को अगर ज्योग्राफी वाइज देखा जाए तो ये कलेक्शन ऑफ क्या है? ये है सैंड एंड ग्रेवल्स, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं आपको। अब यहाँ पर देखें कुछ जीके का डेटा हमारे पास। फर्स्ट लॉन्गेस्ट बीच क्या हमारे पास? मियामी बीच, जो आपकी यूएस में पड़ता है, राइट। आप जानते होंगे काफी प्रसिद्ध है मियामी बीच, सबसे लंबा बीच है ये मियामी बीच, जो साउथ फ्लोरिडा यूएसए में पड़ता है। और सेकंड लॉन्गेस्ट बीच वी आर वेरी लकी कि इंडिया में है, दैट इज मरियाना बीच, राइट, चेन्नई। आई वेंट देयर, मैं गया हूँ यहाँ पर, राइट। ऑल्दो आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड, तो पहाड़ी लोगों के लिए, जो पहाड़ में रहते हैं, उनके लिए बीचेस देखना बहुत अच्छी बात है, बहुत मेरे लिए अच्छा अनुभव था। तो मरियाना ट्रेंच, माफ करना, मरियाना बेंच जब मैंने देखा था, माफ करना, मरियाना बीच जब मैंने देखा था, तो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज ये मेरे लिए नया था। तो वी आर वेरी लकी कि सेकंड लॉन्गेस्ट बीच जो है वो भारत में, यानी पूरी दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट बीच जो है वो भारत में पाया जाता है, वो है आपका मरीना बीच, मरीना बीच। तो याद रखिएगा सबसे लंबा है आपका मियामी बीच, जो कि है यूएसए में, और सेकंड नंबर पे आता है आपका मरीना बीच। अब देखिए लगून, लगून की बात देखिए। अब देखिए इसको मैं यहां समझा देता हूं, बहुत आसान है, वेरी इजी। देखिए अभी मैंने आपको बात बताई थी कि जैसे ये है आपका एक कोस्टल लाइन, अब आप समझ गए होंगे कोस्टल लाइन क्या होती है। ये है आपकी कोस्टल लाइन मानते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां से सी का जो वाटर है वो अंदर आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं अंदर आने की कोशिश करता है, ठीक है। और मान लीजिए यहां से एक नदी भी आ रही है, ठीक है, ये एक नदी आ रही है, ये बाहर नदी आ रही है, ठीक है। अब ये एरिया ऐसा समझ लीजिए, ये एरिया ऐसा समझ लीजिए, टेक एन एग्जांपल, ये एरिया है आपका ईस्ट की तरफ का, जो आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी पड़ेगा ना ईस्ट की, माफ करना वेस्ट की तरफ, माफ कीजिएगा, वेस्ट की तरफ आपका अरेबियन सी पड़ेगा, राइट। तो वेस्ट की तरफ अरेबियन सी पड़ रहा है, तो वहां पर ढलान कम है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था, कुछ हमारी इंडिया की स्थिति ऐसी है, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, तो इसीलिए ज्यादातर 80% नदियां कहाँ ट्रेन होती हैं? बे ऑफ बंगाल में, तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो रिवर का फ्लो है वो उतना ज्यादा नहीं होता है। माफ कीजिएगा, एक तरफ जो हमारे समुद्र की वेव्स हैं और जो आपकी नदी का फ्लो है वो कंपैरेटिवली बराबर सा हो जाता है, बराबर सा भी हो जाता है, या ये जो समुद्र से वेव्स आ रहे हैं इनका फोर्स ज्यादा होता है, ये जीत जाते हैं, राइट। तो इवेंचुअली यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है वाटर का डिपोजिशन हो रहा है। फिर ऐसा भी हो सकता है, देखिए वेव्स कभी भी, समुद्र की जो वेव्स होती हैं वो फिक्स तो नहीं है ना, उनकी एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, ऐसा तो नहीं होता ना, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब आने लगता है ना, एपोजी पेरिजी, पेरिजी मतलब पास, चंद्रमा और पृथ्वी पास आ रहे हैं, एपीजी मतलब पेरिजी होता है, और दूर होते हैं तो अपोजी होता है, क्योंकि एक जो चंद्रमा है वो भी जो अर्थ के चक्कर करता है वो एक ऑर्बिटल एलिप्टिकल पाथ है, राइट। तो डिस्टेंस कम ज्यादा तो होगी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सोलर सिस्टम में आप चेक करिएगा। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि जो ये टाइड्स हैं, यानी कि इनको वेव्स बोलूंगा, टाइड्स नहीं बोलूंगा, वेव्स जो हैं इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कभी ये ज्यादा होंगे कभी कम हो जाएगी वेलोसिटी। वैसे नदी का भी हिसाब होता है, क्योंकि हमारे सीजन्स होते हैं, तो मानसून में यही नदी क्या होती है, इनकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, और जब ड्राई सीजन होता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। तो व्हाट आई मीन टू से कि नदी का भी जो वेलोसिटी वो कम ज्यादा हो जाती है, और यहाँ पर जो सी वेव्स हैं इनकी भी वेलोसिटी कम ज्यादा हो जाती है। पर ये तो नहीं है ना कि जब सी की वेव्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसी समय नदी के पानी की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, कम साथ साथ तो नहीं होगा। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि जब टेक एन एग्जाम्पल, कभी ऐसा होगा कि सी के वेव्स की वेलोसिटी ज्यादा है कंपेरेटिवली किसके, जो नदी का पानी आ रहा है, नदी का पानी आ रहा है, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो इस केस में मैं दिखा रहा हूं y की वेलोसिटी इज ग्रेटर देन x,
तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर पानी जमा हो जाएगा, समुद्र का पानी अंदर आने लग जाएगा, नो डाउट, क्योंकि जीतेगा कौन, y। और कभी ऐसी कंडीशन होगी जब x इज ग्रेटर देन y होगा, तो होगा क्या, ये अपने साथ ज्यादा अच्छा सिल्ट कैरी करेगा, तो ये फेंकेगा, सिल्ट लेके आएगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा, तो ये यहाँ पर सिल्ट जमा कर देगा कोस्ट लाइन के अंदर, या कोस्ट लाइन को ज्यादा डार्क कर देगा, ज्यादा डार्क कर देगा मतलब ज्यादा डिपॉजिट कर देगा। तो इवेंचुअली क्या होता है, एक समय ये पानी यहाँ फंस जाता है, पानी यहाँ फंस जाता है, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से, जैसे ये है आपका, ठीक है, हमारा मेन लैंड मास या लैंड बाउंड्री है हमारी है, यहाँ पर एक आपका क्या बन गया है, एक तरह का लेक, जो पैरेलल किसके है, सी के, इसी को हम लगून कहते हैं। और ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, यहाँ पर समुद्र का पानी भी फंसा हुआ है, तो लगून का वाटर जो होता है वो फ्रेश नहीं होता है, वो एक ब्रैकिश होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर भी हो सकता है, क्योंकि नदियों का पानी आ रहा है, और इसमें एक सी वाटर है, तो उसकी वजह से ये सॉल्टी भी है, इसीलिए लगून का पानी ब्रैकिश होता है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये ठीक है, राइट। तो ये है आपके लगून, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि जैसे चिल्का लेक है, क्योंकि मैंने कहा लेक का रूप ले लेता है, तो चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा में पाई जाती है, ये एक लगून है। पुलिकेट लेक ये तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि बॉर्डर में है ये। और वेम्बनाथ लेक ये केरला में है। तो ये जो लेक है ये असल में एक लगून है, ठीक है। तो जब आप कहीं यहाँ जाएंगे तो आपको ये बड़ा मुश्किल होगा कहना, क्योंकि आपको तो लेक ही दिखेगा, क्योंकि लेक एक जनरल टर्म है, जहां पर भी लैंड मास में पानी इकट्ठा हो जाए तो एक जनरल टर्म होता है लेक। पर लेक का फॉर्मेशन के हिसाब से हम किसी को ऑक्सबो बोलते हैं, या हम किसी को लगून बोलते हैं, राइट। तो ये लगून है, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। ये देखिए, एटमॉस्फेयर आप जानते ही हैं, ये ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है, राइट। तो हमने ये समझना है कि जैसे यहाँ पर आपको प्लेन दिख रहा होगा, जो ट्रोपोस्फेयर का ये वाला एरिया होता है जहां पर स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर मिलते हैं, उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, क्योंकि कोई भी डिफरेंट डेंसिटी का एनवायरमेंट होता है या विंड होती है, वो एकदम एक दूसरे से मिलती नहीं, मिक्सअप नहीं होता है, राइट। डिफरेंट डेंसिटी, अलग अलग घनत्व के जो मासेस होते हैं वो एक साथ अपने आप को मिक्सअप नहीं कर पाते हैं। जैसे वही बात है, पानी में मैं तेल डालूं तो तेल ऊपर रहता है ना, ऑयल, तो वही चीज हमें यहाँ एटमॉस्फेयर में भी दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा बता रखा है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, आप जानते ही हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वगैरह वगैरह। इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, बिल्कुल, और इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और आप जानते ही हैं वाटर वेपर्स ही होते हैं जिसमें आपको पता है कि एक हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि दिन के समय क्या करते हैं, वाटर वेपर्स जो होते हैं, ये जो सोलर रेडिएशंस हैं, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रात को क्या करते हैं, ये इस एब्जॉर्प्शन को जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया है रेडिएशंस को, उसको रिलीज करते हैं, इसलिए रात का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है, क्योंकि रात को तो सूरज होता नहीं है। तो यही वाटर वेपर्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, सन रेडिएशन को रिलीज करते हैं, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा डेजर्ट में क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ दिस वाटर वेपर्स, वहां पर क्या होता है, दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें काफी ठंडी, क्योंकि रात के लिए वाटर वेपर्स है ही नहीं, और दिन के लिए वाटर वेपर्स भी नहीं है, क्योंकि दिन में भी तो वाटर वेपर्स क्या करते हैं, बहुत सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए डेजर्ट में क्या होता है, रातें बहुत ठंडी और दिन काफी गर्म। और वैसे ही डस्ट पार्टिकल, ठीक है, डस्ट पार्टिकल भी क्या करते हैं, जो सूरज की रेडिएशंस आते हैं सन के, उसको डाइवर्ट करते हैं, एंगल बनाते हैं उनका, ठीक है, तो डायरेक्ट पेनिट्रेट नहीं होने देते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल होना भी बहुत जरूरी है, राइट। और डस्ट पार्टिकल देखने का सबसे बढ़िया तरीका आपको पता ही है, बचपन में हमने देखा हुआ है कि आप कमरे को अंधेरा करिए और एक लाइट को आने दीजिए, तो आपको दिख जाएगा कितना डस्ट पार्टिकल होता है, राइट। फिर हमें लगता है ये हमारे लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, नहीं, हमारे कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है कि इन डस्ट पार्टिकल से हमें कुछ नहीं होगा, राइट। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, कंपोजिशन देख लीजिए, सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की दिखती है 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है, और ये परमानेंट गैसेस है, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, राइट। नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा, राइट, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हाउ वी विल सर्वाइव, ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ द टोटल कंपोजिशन एंड द परसेंटेज ऑलवेज रिमेन इन द सेम विदाउट एनी चेंज। और कुछ रिमेनिंग 1% है हमारे, वो क्या क्या है, आर्गन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, नियोन है आपका, हीलियम है आपका, ओजोन है आपका, हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें आपने क्या करना है, इनको आपने एक तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से लिस्ट कर देना है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। सबसे ऊपर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इस तरह से आपने बना लेना है इनको। और आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ये भी आपने नाम याद रखने हैं सारे के सारे, जो आपके रेड से ऑलरेडी हाईलाइटेड किया है मैंने, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है इसमें कौन कौन सी गैस होती है, कौन कौन सी नहीं होती, तो ये बात आपने याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, ठीक है, 0.03%, राइट। पर आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड का ये वेटेज बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ये ग्लोबली बड़ा कंसर्न का इशू है। इसीलिए भी है SDG गोल्स, आप कभी देखिएगा SDG कितने गोल हैं आप मुझे बताएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं हमारे, ठीक है। तो ये आपने बताना है, और एग्जाम के लिए आपने साल 17 के 17 याद रखने हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब एटमॉस्फेयर को देखते हैं।
तो सबसे पहले देखेंगे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर जिसे हम थर्मोस्फियर भी कहते हैं, और एक्सोस्फियर भी देखेंगे। ठीक है, अब एक एक करके इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, ये देखिए स्टार्टिंग में ही है ट्रोपोस्फियर। ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर होती है। पोल्स में ये 8 किलोमीटर की होती है, यानी कि इसकी ऊंचाई जो है, एल्टीट्यूड जो है, ये 8 किलोमीटर तक जाता है पोल्स में, और इक्वेटर में ये जाता है 18 किलोमीटर तक। ऐसा क्यों है? ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखिएगा, मैंने आपको एक ट्रैक्टर के साथ अर्थ को कंपेयर किया था। मैंने ये बताया था कि जो ट्रैक्टर है उसमें भी एक बड़ा टायर होता है, एक छोटा टायर होता है, पर वहां पर स्पीड कांस्टेंट है। इस कारण छोटे टायर को कंपैरेटिवली तेज घूमना पड़ता है। पर अर्थ के केस में मैंने कहा है कि इक्वेटर को अगर आप काटेंगे तो इक्वेटर का जो डायमीटर है या जो रेडियस है वो पोल्स के मुकाबले काफी बड़ा है। तो अर्थ में भी एक बड़ा टायर है, एक छोटा टायर होता है, पर अर्थ में हमारा क्या है, स्पीड नहीं, टाइम कांस्टेंट है। अर्थ के केस में हमारा टाइम कांस्टेंट है, 24 घंटे में पूरा रोटेशन करना है, चाहे पोल है चाहे इक्वेटर है। तो इस कारण क्या होता है, जो इक्वेटर होता है उसको कंपैरेटिवली तेज घूमना पड़ता है, स्पीड ज्यादा किसको मेंटेन करनी पड़ती है, इक्वेटर को। ऑब्वियसली अब आप देखिए मेरे हाथों में है ना, मेरे एक हाथ में मान लीजिए आपने धागा है और उसमें पत्थर बांधा हुआ है, वैसे ही दूसरे हाथ में भी धागा है और उसमें पत्थर बांधा हुआ है। मैं एक को तेज घुमा रहा हूं तो अगर वो धागा टूटेगा, जिसको मैं तेज घुमा रहा हूं कंपैरेटिवली, वो दूर जाएगा, राइट। इसीलिए आपका जो रोटेशनल स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना थ्रो भी ज्यादा होगा ना। तो इसीलिए यहां पर क्या है, आपका जो ट्रोपोस्फियर है वो इक्वेटर में ज्यादा है, क्योंकि वहां पर रोटेशनल स्पीड ज्यादा है। तो ये बात आपने याद रखनी है, राइट। रोटेशनल स्पीड ज्यादा है तो एक टॉर्क मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है वो टूवर्ड्स इक्वेटर से लॉन्च की जाती है। इसीलिए भारत में आपने देखा होगा श्रीहरिकोटा, जम्मू एंड कश्मीर से हम नहीं लॉन्च करते। लॉन्च कर सकते हैं पर उसमें ईंधन ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेटर के करीब क्या होता है, रोटेशनल स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है। पर इक्वेटर में क्या होती है, इक्वेटर के करीब क्या होता है, रोटेशनल स्पीड ज्यादा होती है। तो इस वजह से टॉर्क ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ज्यादातर, या हर देश यही करता है कि वो इक्वेटर के करीब क्या करता है, अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो ऑब्वियसली कम खर्चे में ज्यादा काम होता है, तो हर देश यही चाहता है, क्योंकि पैसा तो सरकारी है ना, पैसा तो जनता का है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। और जो हाइट ऑफ अ ट्रोपोस्फियर है वो आपके ना, एक तो रोटेशनल स्पीड के साथ साथ जो सीजन में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, जैसे जब समर की बात होती है तो ये इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी गैस होगी, जब ज्यादा गर्म होगा तो वो ज्यादा एक्सपेंड करेगी, और जब ठंडा होगा तो कम एक्सपेंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये भी रीजन है। तो ऑब्वियसली समर्स में ये इंक्रीजेस हो जाती है और विंटर्स में ये क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। ऑब्वियसली, राइट। ट्रोपोस्फियर में और क्या है, ट्रोपोस्फियर में हम रहते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, जहां हम ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऐसी फेवरेबल कंडीशन है जहां हमारा सर्वाइवल होता है। यहाँ पर आपके रेनफॉल होता है, फॉग बनते हैं, हेलस्टॉर्म बनते हैं। ठीक है, हेलस्टॉर्म मतलब आपकी ओलावृष्टि, ओले गिरते हैं ना, ये क्या होते हैं। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर की। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें हम सर्वाइव, अगर ये नहीं होगी तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसके ऊपर लाई करती है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो आप देखिए है ना, ये है ट्रोपोस्फियर, ये है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर किस किस के बीच में, मेसोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में, और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी जाती है, 50 किलोमीटर। और यहां पर क्या है, किसी भी तरह का आपका फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड नहीं होता है। ठीक है, कोई भी जो वेदरिंग होती है हमारी उससे रिलेटेड, जैसे आकाश की बिजली चमकना है ना, तूफान आना, थंडरस्टॉर्म होना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और इसीलिए ऐसी कंडीशन आइडल रहती है कि यहाँ पर हम अब हमारे जो भी एयरक्राफ्ट हैं उसको हम यहाँ पर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से आपके मन में आएगा कि सर स्ट्रेटोस्फियर में हमारे एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए पहले हम यही कहते थे कि स्ट्रेटोस्फियर में हमारे एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, पर आज के समय में थोड़ा ये याद रखिएगा कि जितना हम समय के आगे बढ़ते हैं, हमारी रिसर्च बढ़ती है, हमारी थ्योरीज भी चेंज होती रहती है। तो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच का एरिया हम उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं, आई रिपीट, देखिए स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर, इसका जो बीच का एरिया है उसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्योंकि जब डिफरेंट लेयर आपस में मिक्सअप होगी तो एकदम तो मिक्सअप नहीं होती ना, एक ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर दोनों के फीचर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये ट्रोपोपॉज वाला जो एरिया है यहीं पर हमारे एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे एरोप्लेन है ये सब। ठीक है, तो आप समझे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आप स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं तो गलत नहीं होगा, पर इवेंचुअली नए के हिसाब से आप ट्रोपोपॉज बोलिएगा, ट्रोपोपॉज। और ट्रोपोपॉज कहां पर होता है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच वाला एरिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना, है ना, जितना आप ऊंचाई में जाएंगे उतना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ये एक ट्विस्ट है, क्योंकि आपके मन में आता है कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हमारा टेम्परेचर कम होगा। वो ट्रोपोस्फियर में लागू होता है, पर स्ट्रेटोस्फियर में थोड़ा उल्टा है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ऐसा क्यों होता है, आप आइए ऑफलाइन में बैठिए, फिर बिल्कुल टेक्निकल वे में समझाएंगे आपको। ठीक है,
द अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोपॉस। अब मैंने बताया ना, जैसे ट्रोपोस्फेयर की सबसे अपर लिमिट क्या कहलाएगी, ट्रोपोपॉस, वैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे ऊपर लिमिट क्या कहलाएगी, स्ट्रेटोपॉस। ठीक है। और द इंपॉर्टेंट फीचर जो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है वो होता है ओजोन गैस, यानी कि एक ओजोन लेयर भी हम किसे कहते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। ये अब यहां पर क्या लिखा है, अगर ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होगी ओजोन तो ये अच्छी होती है, पर जब ये ट्रोपोस्फेयर में घुसती है तो ये बैड हो जाती है। क्योंकि देखिए ओजोन लेयर क्या करती है, ये एडॉप्शन करती है सोलर रेडिएशन का, है ना, जैसे अल्फा बीटा गामा रेज आते हैं, आप जानते ही हैं। तो कुछ हमारे सन के रेडिएशंस ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छे नहीं है, तो कुदरत ने ही सेट कर रखा है उन रेडिएशंस को, भारत मत माफ करना, मैं हमेशा अर्थ को भारत बोल देता हूँ, अर्थ में पेनिट्रेट होंगे सूर्य के रेडिएशंस, तो ऐसे रेडिएशन जो हमारे लिए हार्मफुल हैं तो उसके लिए एक चादर बिछाई हुई है, ऐसे चादर समझ लीजिए, इसी चादर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। इसका काम है उसको क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना उन रेडिएशंस को और एमिट कर देना, ऊपर ही ऊपर निकाल देना। पर यही ओजोन अगर नीचे बन जाए तो सोचिए क्या होगा, ये पहले तो एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर एटमॉस्फेयर में फैला देगा और आपको कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर बहुत होता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ओजोन में क्या हो रहा है, होल होता जा रहा है, राइट। तो इसीलिए याद रखिएगा। ठीक है। तो ओजोन का स्ट्रेटोस्फेयर में होना अच्छी बात है, पर ट्रोपोस्फेयर में होना बहुत बुरी बात है, राइट। इसीलिए चिंता का विषय है, इसीलिए कार्बन एमिशन को मिनिमाइज करने की बात की जा रही है। और जो फिर है आपका मेसोस्फेयर, ठीक है, और ये इसकी हाइट आप देख सकते हैं 80 किलोमीटर, बहुत ऊंची बात है। और जो मीटियोराइट्स होते हैं, ठीक है, यहीं पर बर्न होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मीटियोर्स होते हैं। ठीक है। जैसे इसमें मीटियोराइट्स लिखा है, अगर आप इवेंचुअली देखोगे तो यहाँ पर मीटियोराइट्स वो होते हैं जो आपके अर्थ में आ जाते हैं, अर्थ के सरफेस में, जो लिथोस्फेयर हमने पढ़ा है उसमें आ जाते हैं, उसे मीटियोराइट्स कहते हैं। ठीक है। और जो मीटियोरॉइड्स होते हैं, मीटियोरॉइड्स वो होते हैं जो जलते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखना है। मेरे फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बता रखा है मीटियोर्स क्या होते हैं, मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, मीटियोराइट्स क्या होते हैं। मैंने ये भी बता रखा, जब ये राइट्स वर्ड आता है ना, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं RIGHTS, तो वैसे ही मैंने कहा था राइट्स हमें पृथ्वी में मिलते हैं ना, तो वैसे ही मीटियो को जब राइट्स मिल जाते हैं तो इसका मतलब इनकी एंट्री हो चुकी है नीचे। ठीक है। और मैंने आपको बता भी रखा है, जब ये एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली होल करेंगे, अगर इनका साइज काफी बड़ा है तो इसलिए हमारा कहीं ना कहीं एक लेक बनता है, जैसे उसको हम क्रेटर लेक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर लेक, क्रेटर लेक। ठीक है। ये मैंने प्रीवियस में पढ़ा रखा, आप एक बार देख लीजिएगा। और क्या है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द, अब यहाँ पर क्या होता है, जितना आप एल्टीट्यूड बढ़ेगा मेसोस्फेयर में, जितना ऊंचाई को जाएंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ट्रोपोस्फेयर की तरह। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में बिल्कुल उल्टा था। ठीक है। तो यहाँ पर आप पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, पिक्चर रखी है मैंने, ये देखिए ट्रोपोस्फेयर जहाँ हम रहते हैं, और देखिए ये जेट दिख रहा है आपको, ये है आपका बीच का एरिया जिसे ट्रोपोपॉस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी वेदरिंग कंडीशन नहीं होती है। और मेसोस्फेयर देखिए, मेसोस्फेयर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो स्ट्रेटोपॉस वाला एरिया है वहां पर आपको मीटियोर्स दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी तरह की ओजोन लेयर नहीं होती है, कहाँ पर, आपकी मेसोस्फेयर में, राइट। आगे देखते हैं। अब आ गया आपका थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर के ऊपर कौन सा है, थर्मोस्फेयर। तो ऑब्वियसली इसकी ऊंचाई देख सकते हैं, अब तो बहुत ऊपर चले गए भैया, 400 किलोमीटर तक चले गए, 80 से 400 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीज हाइट, जितना ऊंचाई में जाएंगे टेम्परेचर एकदम बढ़ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर होते हैं आयनोस्फेयर। ठीक है। और ये आयंस कंटेन करते हैं, यानी कि आयंस आप जानते हैं ये क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है वहां पर बड़ी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखिए रेडियो ट्रांसमिशन, है ना। तो आप रेडियो सिग्नल कोई फेंकते हैं, है ना, आपने कोई सिग्नल फेंका ऐसे, फिर वो वापस आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपने ये डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है आपका, बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ आयंस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो थर्मोस्फेयर में आयंस कंटेंट है उसकी वजह से हमारा रेडियो ट्रांसमिशन में बड़ी हेल्प करता है, राइट। ये देखिए लिखा है ना, इसी लेयर की वजह से, यानी कि थर्मोस्फेयर की वजह से हमें ये दिखता है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जॉस्फेयर, जो सबसे ऊपर है। अब इससे ऊपर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, यहाँ तक भी समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है। सोचिए इंसान की मतलब अप्रोच कहाँ तक पहुंच चुकी है, राइट। तो अपर मोस्ट लेयर मानते हैं इसे हम, क्योंकि अभी तो ब्रह्मांड को पढ़ना तो इससे ऊपर भी होंगी कितने लेयर्स। तो अभी तक हमारी जो अप्रोच है हमारे, वो कहाँ तक पहुंची है, एग्जॉस्फेयर तक। ठीक है। और ये वेरी थिन लेयर है। ठीक है। और यहाँ पर हीलियम होती है, हाइड्रोजन होती है। ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका जो कहाँ तक हम इसे मानते हैं, 960 किलोमीटर एल्टीट्यूड, यानी कि 1000 किलोमीटर तक है ये, इमेजिन करिए, राइट। तो ये है आपका। तो मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा डेटा आपको पसंद आया होगा, किस तरह से हम पढ़ रहे हैं, राइट। एक इजी वे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है। और अगर आपको मोर टेक्निकल जाना है, ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शन लेना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आप जानते ही हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज आने वाला है, आप जानते ही हैं,
वहाँ पर आपकी और टेक्निकल आपको समझना होता है और इजीली क्रैक हो जाएगा, डोंट वरी। और जैसे जो भी आपका एसएससी का सीजीएल है, राइट, सीजीएल आने वाला है, तो ऑब्वियसली आई थिंक जून या जुलाई में उसका पेपर है, उसमें मैं एक वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ किस तरह से आपने तैयारी करनी है, तो सब जगह आपका काम आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको स्टडी करना है। कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं अपना, है ना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। और वैसे भी मैंने बता रखा है कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, हमारी टीम से आप मिलना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान सागर जो सेक्टर 34A में है, आप आइए, आपकी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व की जाएगी। और याद रखिएगा यहाँ पर हाइब्रिड क्लासेस हैं, आप ऑफलाइन ऑनलाइन एक साथ क्लासेस ले सकते हैं, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। जय हिंद गाइस।